नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जर्मनी दौरा है और ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है। आज से 4 मई तक यूरोप के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का भी वो दौरा करेंगे। बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में वो शामिल भी होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। आज से उनके 4 मई तक यूरोप के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और ये दौरा बेहद विशेष और अहम रहने वाला है। इसमें बैठक भी होगी, आईजीसी बैठक में वो शामिल भी होंगे। बर्लिन में भारत जर्मनी की आईजीसी बैठक होगी जिसमें वो शामिल होंगे। साथ ही साथ जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का भी दौरा किया जाएगा। यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो बेहद विशेष और अहम रहने वाला है। 4 मई तक यूरोप के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अगर बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए आज रवाना होगा पहला जत्था। चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। आज पहला जत्था रवाना होने जा रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार से 40 बसों में 1200 यात्री रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उत्तराखंड पहले से ही तैयार है। पूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई हैं और इसी को लेकर के पंजीकरण भी पहले ही किया जा चुका है। और आपको ये बता दें कि 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री ऐसे हैं जो चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा चुके हैं। यात्रियों से भरी बसों को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हरी झंडी आज दिखाने वाले हैं। सीएम धामी 5 मई को पूरी विधि विधान से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। तो आज पहला जत्था रवाना होगा, इसके लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। पंजीकरण पहले ही हो चुका है। 2 लाख से ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो इसके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और व्यवस्थाएं भी पूर्ण हैं, पहले ही व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनमें भी काफी उत्साह है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद में कहा जा सकता है कि ये मौका आया है जब चारधाम यात्रा के लिए यात्री जा रहे हैं या जाएंगे। नरेश बंसल इसको हरी झंडी भी दिखाएंगे। यात्रियों से बसें जो भरी बसें जो हैं उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। खुद नरेश बंसल इसको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। ये भी बता दें आपको कि पूरी तरह से उत्तराखंड तैयार है। श्रद्धालु सही तरीके से और पूर्ण व्यवस्थाओं के बीच में अपना जो ये चारधाम यात्रा है उसको पूर्ण करें, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई हैं। आगे बढ़ेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि यूपी में 16 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके तबादले सामने आए हैं, जिसमें आपको बता दें कि संजीव मित्तल का इसमें नाम है, जिसमें जिनको राजस्व परिषद के वो चेयरमैन बना दिए गए हैं। यूपी में 16 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मनोज कुमार सिंह यूपी के एपीसी बना दिए गए हैं। उनका नाम है, राजीव मित्तल का नाम है, जो राजस्व परिषद के चेयरमैन बने हैं। रजनीश दुबे को नगर विकास से हटा दिया गया है, उनको ये जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया है। प्रमुख सचिव पशुधन रजनीश दुबे बनाए गए हैं और अमृत अभिजात प्रमुख सचिव नगर विकास बने हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरेश भूषण की बात करें तो मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी बना दिए गए हैं। नितिन रमेश का नाम भी इसमें शामिल है। नितिन रमेश गोकर्ण एसीएस आवास विभाग बने हैं। तो ये जो 16 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं यूपी में जिनके ट्रांसफर, जिनके तबादले हुए हैं। संजीव मित्तल का नाम है, मनोज कुमार का, रजनीश दुबे का, प्रमुख सचिव रजनीश दुबे बना दिए गए हैं पशुधन, और साथ ही साथ इसमें अभिजात आपको बता दें कि अमृत अभिजात का नाम भी इसमें शामिल है। नरेंद्र भूषण इनका नाम भी इसमें शामिल है। नितिन रमेश गोकर्ण का इसमें नाम शामिल है। तो यूपी में 16 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। वहीं मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्यादा जानकारी दे दें कि जिलाधिकारी के खिलाफ
गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। हाईकोर्ट ने डीएम नवनीत चहल के खिलाफ वारंट जारी किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताएं कि 12 मई को डीएम की हाईकोर्ट में पेशी होगी और जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने पेंशन आवेदकों के भुगतान का आदेश भी दिया था और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में वो विफल रहे हैं। तो बड़ी खबर 12 मई की बात करें तो डीएम की हाईकोर्ट में पेशी होने जा रही है। 12 इसकी तारीख रखी गई है। 12 मई को, आने वाले 12 मई को डीएम की हाईकोर्ट में पेशी होगी। जो आदेश का अनुपालन है वो सुनिश्चित करने में वो विफल रहे, इसके लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसी में नवनीत चहल के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने डीएम नवनीत चहल के खिलाफ वारंट जारी किया है और 12 तारीख रखी गई है, जो आने वाली 12 मई है, उसमें डीएम की हाईकोर्ट में पेशी होने जा रही है। और इस पेशी में क्या होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट ने पेंशन आवेदकों के भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन उसमें वो विफल रहे, कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने में, अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। उनकी विफलता के चलते एक्शन लिया गया, वारंट जारी किया गया उनके खिलाफ। और अब 12 मई को डीएम नवनीत चहल के खिलाफ हाईकोर्ट में पेशी होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात रायबरेली की करते हैं। देखिए, रायबरेली में सुहेलदेव आर्मी के जिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो उन समेत 70 लोग ऐसे हैं जिनके साथ साथ आपको बता दें कि एफआईआर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है भूमि विवाद मामले में, आरोपित पक्ष की वकालत करने समर्थकों के साथ में सुहेलदेव आर्मी के जिला अध्यक्ष योगेश पासी पहुंचे थे। इस दौरान ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके बस स्टाफ का घेराव किया था। जानलेवा हमले की धारा हटवाने का दबाव बना रहे थे। इस मामले में सलोन कोतवाली पुलिस ने 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो सुहेलदेव आर्मी के जिला अध्यक्ष पर केस हो चुका है। रायबरेली की घटना है ये, जहां पर 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विरोध प्रदर्शन कर बस स्टॉप का घेराव किया था और इसी में भूमि विवाद मामले में वकालत करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। इसी में अब जिला अध्यक्ष पर केस हो चुका है। सत्तर लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सुहेलदेव आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर भी केस हुआ है और विरोध प्रदर्शन किया गया था, बस स्टॉप का घेराव किया गया था। इन सभी मामलों को मद्देनजर रखते हुए केस हुआ है। आगे बढ़ते हैं और वहीं देखिए, रमजान की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में रमजान के महीने में रौनक भी देखने को मिल रही है। जो मार्केट है, मार्केट में ईद उल फितर का त्यौहार रौनक देखने को, इस पर खास तौर पर रौनक मार्केट में देखने को मिल रही है। ईद के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है और बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। साथ ही साथ खरीदारी में भी तेजी आई है। कोरोना काल के 2 साल के बाद में ईद का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है और इसके लिए लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। ईद की खुशियों को लेकर नई ड्रेस खरीदने के लिए महिलाओं और लड़कियों में भीड़ मार्केट में देखने को मिल रही है। भीड़ उमड़ना ये आम सी बात हो गई है, हर रोज़ के दिनों में ही ये शुरू हो गई थी। एक नए कलेक्शन को युवा वर्ग पसंद कर रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए ड्रेस को बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें, बाज़ारों में खासी भीड़ है। ईद का मौका है, रोज़े रखने के बाद में अब ईद आई है, तो इसी में उत्साह भी है लोगों में, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में ये समय आया है जब कोई त्यौहार आराम से मनाया जा रहा है और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। अब ईद का त्यौहार है तो इसी में बाज़ारों में ख़ास तौर पर भीड़ देखने को मिल रही है। नए कपड़े खरीदना ये आम बात है। तो रमज़ान के महीने का अंतिम रोज़ा आज है और इसी में बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो सभी ईद के मौके पर ख़रीदारी करने के लिए पहुंची हैं। नए कलेक्शन को ख़ास करके युवा वर्ग पसंद कर रहा है और ख़रीदारी में भी कहीं ना कहीं तेज़ी आ रही है। आगे बढ़ेंगे, कन्नौज की बात करते हैं, जहां पर कन्नौज में एक अलग मामला सामने आया है। विचाराधीन युवा कैदी ने जिला जेल में आत्महत्या कर ली है। ये मामला सामने आया है फांसी लगाकर आत्महत्या का और अपहरण करके जो बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतक
जेल में बंद था और इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भौरा मऊ का 21 साल का अभिनव, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको प्रखर भी कहा जाता था, उसका नाम, ये दो नाम बताए गए हैं, जिसमें उसने आत्महत्या कर ली है। जेल के जो पानी निकलने वाला पाइप था उसी में फंदा लगाकर अभिनव ने आत्महत्या कर ली है। युवा कैदी ने जिला जेल में ये फांसी लगा ली है। अपहरण बलात्कार के मामलों में वो बंद था। आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप था। पाइप में फंदा लगाया और वहां पर आत्महत्या कर ली। अनौगी स्थित जिला जेल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हाशिम मऊ के प्रधान राजकुमार यादव के भाई पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते शख्स को गोली मारी गई है। कार सवार 4 बदमाशे फायरिंग की है और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रधान के भाई पर ही फायरिंग हुई है, देख सकते हैं तस्वीर आप, जिसमें हालांकि पुलिस को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है, ऐसा अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। कार सवार 4 बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की। हालांकि जो घायल है इसमें उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। गोली मारकर के बदमाश फरार हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर क्या मामला रहा है। बीबीडी थाना के आनंदी वाटर पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये सारी जो घटना है वो घटित हुई है। और ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना के कोट फुल में NH91 पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इसी सड़क हादसे में जहां पर होंडा सिटी कार नहर में गिर गई। ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये अनियंत्रित होकर के जब कार गिरी तो ये हादसा हो गया है, जिसमें एक की जान चली गई है। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। इस हादसे के बाद में जैसी जानकारी प्राप्त पुलिस को हुई, फौरन वहां पर पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। लेकिन नोएडा के NH91 पर ये सड़क हादसा हुआ है। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, एक की मौत हो गई है। और वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करें तो देखिए चोरों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हैं। लगातार कहीं ना किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। बंद घर को चोरों ने इस बार निशाना बनाया, ताला तोड़ करके लाखों की लूट की और वहां से जेवर चोरी करके आसानी से वो फरार हो गए। बंद घर को चोरों ने निशाना बनाकर वहां पर लाखों की लूट की है। जब तक वहां पर कोई भी पहुंचता है या फिर कोई भी इस बात की जानकारी लेता, उसमें वहां से वो फरार हो चुके थे। चोरों ने लाखों की लूट की है। किस तरह से बात को अंजाम दिया गया है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ताला टूटा हुआ है और सारा जो सामान है वो भी घर का वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहां पर चोर आए और सारा कुछ जो वहां पर जेवर थे, लाखों के गहने थे, उन सबको उठाकर चोर आसानी से फरार हो गए। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है। आगे बढ़ते हैं और वहीं पर साहिबगंज की बात करते हैं। देखिए साहिबगंज मनिहारी के बीच में गंगा नदी पर बन रहे पुल पर आपको बता दें कि गंगापुर निर्माण कार्य में आई तेज आंधी तूफान से करोड़ों का नुकसान हो गया है। घटना को लेकर के निर्माण कर रहे दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की ओर से मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर निर्माण कार्य में हुई दुर्घटना की जानकारी दी गई है। वहीं पर कंपनी की तकनीक अभियंता गोविंद कुमार ने बताया है कि इस कंपनी के लगभग 10 करोड़ रुपए की जो है वो क्षति हुई है। यानी साहिबगंज का पूरा मामला है, तेज आंधी की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। पुल निर्माण कर रहे कंपनी ने थाने में आवेदन दिया है। कंपनी को लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है।
गिर गया नीचे, मतलब एक्सीडेंट हो गया गैंट्री। उसके बाद नदी में हमारा काम चल रहा था, स्टेनिंग चल रही थी 18 नंबर वेल के, तो भी मतलब इतनी तेज़ आंधी आई ना, इतनी तेज़ आंधी आई तो हमारा पॉन्टून्स वगैरह सब पलट गया हमारा नदी में। हमारे 6270 पे हमारे आरी पैनल इरेक्ट थे, तो वहाँ भी मतलब इतनी तेज़ आंधी आई कि पूरा इरेक्शन आरी पूरा फिल्म सब लेके नीचे चला गया नीचे पानी में। तो ये सब चीज़ें हमारे साइड पे हुआ, मतलब मोटा मोटी 10 करोड़ का नुकसान हुआ हमारे कल रात की स्टॉर्म की वजह से। आगे बढ़ेंगे, वहीं नालंदा की बात करते हैं। देखिए, नालंदा के नूरसराय प्रखंड में कृषि सलाहकार के रूप नजर आए, जिसमें केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, जिसमें बता दें आपको कि आरसीपी सिंह का गृह क्षेत्र नालंदा ही है। दरअसल एक सेमिनार में आयोजन में आरसीपी सिंह किसानों को कम लागत में उन्नत खेती के गुण सिखा रहे थे। साथ ही खेतों में रासायनिक खाद और रासायनिक किट का प्रयोग करने वाले किसानों और खरीदने वाले और बेचने वालों दोनों को नुकसान के बारे में बता भी रहे हैं। गृह जिला नालंदा आरसीपी सिंह पहुंचे। कृषि सलाहकार के रूप में आरसीपी सिंह दिखे, किसानों को खेती के गुण सिखा रहे थे आरसीपी सिंह। सब किसान भाई यहाँ हैं। आज आप देखते हैं कि जो खेती कर रहे हैं उसमें जो रासायनिक खाद डाला जाता है, रासायनिक कीटनाशक डाला जाता है, उसमें हमारे किसानों के पैसे तो लगते ही हैं, खेती का काम करने में खर्चा बढ़ता है, और जो उत्पादन होता है उसका जो लोग सही मूल्य जो प्राप्त जो करते हैं उसमें उनको बहुत फ़ायदा इसलिए नहीं होता है कि जो खेती में खर्चा बहुत हो जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के मंत्री की अगर बात करें रामकेश की, तो उन्होंने, आपको बता दें कि रामकेश निषाद आज कासगंज में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उनके साथ में भाजपा के विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सभी उसमें मौजूद रहे, लेकिन इन सभी में से किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। इसकी वजह से ट्रॉल हो गए। विपक्ष इन पर लगातार निशाना भी साध रहा है और लगातार सवाल भी कर रहा है। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने खुद ही मास्क नहीं पहना था। तो ये बड़ी बात है। मंत्री रामकेश निषाद ने निरीक्षण किया। मास्क नहीं लगाने की वजह से, मास्क नहीं पहनने की वजह से रामकेश निषाद इसमें कहीं ना कहीं ट्रॉल हुए या फिर निशाना उन पर साधा गया। सवाल तमाम तरीके के खड़े किए गए विपक्ष की ओर से। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो हमारे कोविड महामारी के दौरान में पिछले में समस्याएं आई कि आगे के लिए जो कमांड सेंटर बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इन व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित ढंग से कैसे कर पाएँ कि आम जनमानस को कोविड जैसी समस्याओं से निजात दिला सकें। हमारे आज इस प्रवास के दौरान मैंने निरीक्षण किया कि जनपद कासगंज के मुख्यालय में जो कोविड कमांड सेंटर है, यहाँ कोविड मरीज पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ बलिया की बात करें तो बलिया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बैरिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 16 का बताया जा रहा है, जहां पर निर्माणाधीन सीसी रोड की जांच करने बैरिया नगर पंचायत के ईओ और बड़े बाबू पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने ईओ से हाथापाई और गाली गलौज करने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष नित्य प्रतिनिधि की माने तो जांच करने पहुंची नगर पंचायत अधिकारियों की टीम के साथ में गाली गलौज, दुर्व्यवहार और हाथापाई और धक्का मुक्की करने वाले पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के गुर्गे भी बताए गए हैं। इस घटना पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओ, जेई और बड़े बाबू किसी रोड के जांच में गए थे। वहाँ के 2-3 ग्रामीणों द्वारा उन लोग गाली गलौज भद्दा भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसमें ईओ द्वारा एवं जेई द्वारा उन 2-4 लोगों को नामजद एफआईआर भी कराया गया है। कहाँ का मामला है पूरा? ये वार्ड नंबर 16 मिर्जापुर का मामला है। तो क्या विषय रहा, क्यों इस तरह की घटना? विषय यह था, ठेकेदार गड़बड़ी काम कर रहा था
उस पर शिकायत पाकर ईओ और जेई उस कार्य को जांच करने गए थे। उसी में संलिप्तता में गाली गलौज अभद्रता भाषा 2-3 लोग करने लगे। सड़क वहाँ बनाया जा रहा है नगर पंचायत की तरफ से। वहाँ पर जो उनके नगर पंचायत के जेई हैं वो चेक करने गए थे, तो कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता किया। उसके संबंध में मुकदमा कायम हो गया है और मुकदमा कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है कि हाँ, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग हुए हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक जो कार्रवाई है की जाएगी। तो सर केवल जेई के ही साथ हुआ था या जो अधिशासी अधिकारी नहीं, जेई के साथ हुआ था, लेकिन उनके अधिशासी अधिकारी जो हैं ईओ हैं और बड़े बाबू भी वहाँ पहुँच गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।